गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल सभी को। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका शास्त्रीय एजुकेशन में। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था पदभेद हमारा चल रहा था। पदभेद अब लगभग अंतिम दौर पर है, तो आज हम उसे पूरा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल नज़दीक है और आपको बिल्कुल तैयारी में जुट जाना है। बस ये सोच लेना है कि इस बार हमें कुछ करके दिखाना है, क्योंकि ये स्टेज एक ऐसा है, यहाँ से निर्धारित होता है कि बालक कौन सी दिशा में जाएगा, कौन से क्षेत्र में जाएगा, किस राह को चुनेगा, वो यहीं से डिसाइड होता है। इसलिए जुट जाइए तैयारी में। चलो आगे शुरू करते हैं। पदभेद 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 में हमने विकारी शब्दों के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो विकारी हमारे कंप्लीट हो गए थे। दूसरा जो भेद था वो था अविकारी शब्द। कौन से थे? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। और दोस्तों अविकारी शब्दों को कहा जाता है अव्यय। अव्यय की परिभाषा होती है, अव्यय या अविकारी शब्दों की परिभाषा अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, एक ही होती है। अविकारी शब्द वे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलते। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। आपके जितने भी उपसर्ग होते हैं ना, चाहे वो हिंदी के हो, संस्कृत के हो, अरबी फारसी के हो, अंग्रेजी के हो, ये सबके सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं दोस्तों। जितने भी उपसर्ग होते हैं सबके सब अव्यय होते हैं। सभी उपसर्ग अव्यय के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारा बनता है आज गले में थोड़ी परेशानी है। अगला जो प्रश्न हमारा बनता है वो बनता है कि अव्यय जो होता है इसके भेद कितने होते हैं? अव्यय के भेद तो मैं आपको बता दूं, अव्यय 4 प्रकार का होता है। पहला होता है नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा होता है संबंध बोधक अव्यय। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। सॉरी, परिमाण नहीं होता, विस्मयादि बोधक होता है। परिमाणवाचक तो विशेषण होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे पहले यदि हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में दोस्तों यहां पर आप देखिए, इसमें 2 शब्द आ रहे हैं। एक तो आ रहा है विशेषण, दूसरा आ रहा है क्रिया। विशेषण का कार्य होता है विशेषता बताना और इसके साथ जुड़ा हुआ है क्रिया। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि वे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
ये क्रिया विशेषण की परिभाषा हो गई आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में। सुनिए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अव्यय के भेदों के नाम कितने हैं या कितने प्रकार है या क्या क्या नाम है, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है। अब तक के प्रश्न जो है उसमें 3 प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो आपका आ सकता है ये वाला, जिसको प्रश्न क्या कहोगे, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। या फिर आ सकता है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। या फिर आ सकता है अव्यय अविकारी शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो अविकारी शब्द वे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में, या वे शब्द जो कारक काल लिंग वचन आदि के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते। तो एक ही बात है, ऐसे बोल सकते हो ऐसे बोल सकते हो। क्रिया विशेषण अव्यय के भेदों की संख्या 4 होती है। क्रिया विशेषण के समुच्चयबोधक अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, परिभाषा हमारी हो चुकी है। अब दोस्तों क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भी क्या होते हैं, भेद। और कितने होते हैं, 4। पहला देखिए, पहला जो भेद है उसका नाम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला क्या नाम है, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं दोस्तों। पहला होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की जो परिभाषा होती है वो दोस्तों इसी के नाम में छिपी हुई है। इस रीति का मतलब होता है स्थिति। तो हम परिभाषा बनाते समय ध्यान रखेंगे कि वे शब्द जो क्रिया के होने की क्या बताते हैं, स्थिति बताते हैं या स्थिति का ज्ञान कराते हैं। क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके उदाहरणों में, जैसे उदाहरणों में देखिए दोस्तों, इसके उदाहरण है धीरे धीरे, तेज, अचानक, शायद, अकस्मात। ये इस तरह के शब्द यदि आपके वाक्य में आते हैं क्रिया के साथ तो ये आपके सब के सब क्या कहलाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। मोहन धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द क्रिया विशेषण है। वह अचानक गिर पड़ा, तो ये अचानक आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। शायद वह आज आए, तो शायद इसमें आपका रीतिवाचक है। ऐसी स्थिति है कि आज आ सकते हैं, ऐसी आपकी रीति है, स्थिति है। रीति और स्थिति दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें यदि कोई भी समस्या आपको है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़े और जल्दी से हम इस चैप्टर को पूरा करें। नेक्स्ट नंबर 2 हमारा क्रिया विशेषण है कालवाचक
दोस्तों काल से पता चल जाएगा आपका। काल का मतलब क्या होता है? समय। कालवाचक क्रिया विशेषण। यहां पर इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे शब्द जो क्रिया के होने का क्या बताते हैं? समय बताते हैं। समय बताते हैं। क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहां पर आपको केवल परिभाषा याद करनी है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन से शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण, बस इतना से याद रखना है कि क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक, रीति का मतलब स्थिति होता है, क्रिया की स्थिति बताने वाले रीतिवाचक शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, रीतिवाचक। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा कालवाचक। तो कालवाचक वे शब्द होते हैं जो क्रिया के होने का समय बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनके साथ में एक उदाहरण याद रख लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आज, कल, परसों, अभी, जब, तब, ठीक है दोस्तों, आदि। ये शब्द आपके समय को इंगित करते हैं। आज, कल, परसों, अभी, जब, तब। मैं आज जयपुर जाऊंगा। मैं आज जयपुर जाऊंगा। कब जाएगा? आज जाएगा। मैं आज खाना खाऊंगा। कब खाएगा? आज खाएगा। मैं कल पुस्तक पढ़ूंगा। कब पढ़ेगा? पुस्तक कल पढ़ेगा। तो याद रखिएगा, रीतिवाचक का यदि आपको पता लगाना है तो कैसे, आपकी क्रिया के पहले कैसे लगाना पड़ेगा। यदि कालवाचक का पता लगाना है तो आपकी क्रिया के पहले क्या लगाना है? आपको कब लगाना है। आंसर में जो भी शब्द आता है वो अकॉर्डिंग आपके शब्द के क्रिया विशेषण आंसर में आएगा। यदि कैसे लगाया है उसके आंसर में आ रहा है तो रीतिवाचक है, कब लगाया है उसके आंसर में आ रहा है तो कालवाचक है। नंबर 3 की यदि हम बात करें तो नंबर 3 आपका जो क्रिया विशेषण है उसका नाम है आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की यदि परिभाषा की बात करें तो स्थान का मतलब आप सभी समझते ही हो, क्या होता है? जगह। क्या होता है? जगह। तो वे शब्द जो क्रिया के होने की जगह बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं? जो क्रिया के होने की क्या बताते हैं? जगह बताते हैं। जो समय बताते हैं कालवाचक है, जो स्थिति बताते हैं रीतिवाचक है। तो यहाँ पर जगह बताने वाले शब्दों को आप क्या कहोगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहोगे। जगह बताने वाले शब्दों को क्या कहोगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहोगे। नेक्स्ट में इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों के लिए हम बात करें तो उदाहरण आप देख सकते हो यहाँ पर। उदाहरणों में जैसे आपका हो जाएगा यहाँ, वहां, इधर, उधर, अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, ठीक है दोस्तों, आदि। ये आपके हो जाएंगे कौन से वाले क्रिया विशेषण? स्थानवाचक। यहां मत बैठिए, यहां मत बैठिए, यहां आपका कौन सा है? स्थानवाचक है। तुम घर के अंदर चले जाओ। कहां चले जाओ? अंदर चले जाओ। तो इसका पता लगाने के लिए आपको आपकी क्रिया विशेषण के पहले क्रिया के पहले कहां जोड़ना है? कहां जोड़ना है। क्या शब्द जोड़ना है? कहां जोड़ना है। यदि कहां के उत्तर में कोई भी शब्द आता है निश्चित रूप से वो आपका कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कब जोड़ने पर आता है तो कालवाचक है। कैसे जोड़ने पर आता है तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं साफ करता हूं उसको। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। नंबर 4। नंबर 4 का नाम है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है वे शब्द जो क्रिया का की मात्रा या परिमाप बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बताते हैं? मात्रा। आप इस मात्रा को कैसे, क्या क्रिया के पहले क्या जोड़ोगे? कितना या कितनी, इन दोनों शब्दों को जोड़ना है। यदि दोनों में से किसी का भी आंसर आपके वाक्य के अंदर मिल जाता है तो वही शब्द क्या होगा? वही शब्द आपका होगा क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण देख सकते हो आप इसका, जैसे वह बहुत दूर तक दौड़ा, उसने थोड़ी सी दौड़ लगाई, वह 2 किलोमीटर दौड़ा। ये जो शब्द है ना, ये सबके शब्द तीनों के तीनों क्या है? आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये क्या बताएगा? मात्रा बताएगा। इसके पहले वाला क्या बता रहा था? आपका स्थान बता रहा था। उसके पहले वाला समय बता रहा था। और नंबर 1 वाला क्या बता रहा था? आपको रीति बता रहा था, स्थिति। ठीक है, ये यहाँ पर क्रिया विशेषण कंप्लीट होते हैं। आपके पदभेद 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें विकारी और अविकारी। पहले हमने विकारी को बिल्कुल विस्तार से पढ़ा, हालांकि हमको इतने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने एक एक शब्द को आपको बताया यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने अविकारी शब्द में आपको जहां तक कंप्लीट होते हैं वहां तक बताया। अब अविकारी शब्दों में दूसरा नंबर का जो शब्द है, दूसरा जो अव्यय है, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ तक देखिए, इसके बाद दूसरा जो अव्यय, पहला हम पढ़ चुके हैं। दूसरे अव्यय की बात करें तो दूसरा हमारा अव्यय था समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय, सॉरी ये गलत हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? वे अव्यय जो दो वाक्य या किसको? वाक्यांशों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कैसे? उदाहरण देखिए, उदाहरण बता दूं मैं आपको। उसने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। दोस्तों यहाँ पर की जो शब्द आ रहा है ना, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। एक वाक्य मेरे पास मैं पुस्तक पढ़ूंगा, एक वाक्य उसने कहा। दोनों वाक्यांशों को, दोनों वाक्यों को, छोटे वाक्य होते हैं तो वाक्यांश कहलाते हैं। इसमें दोनों वाक्यांशों को जोड़ने का जो कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? की के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपका जो की है वो समुच्चय कर रहा है। ये क्या कर रहा है? समुच्चय कर रहा है, जोड़ रहा है। इसीलिए हम इस की को क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। इसके अलावा आपके समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? देखिए मैं बता दूं आपको। लेकिन, किंतु, सॉरी, परंतु, तथा, बल्कि, और, अथवा, क्योंकि, इसलिए, ये सब के सब क्या है? आपके समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ तक आपका सेकंड नंबर का जो अव्यय समुच्चय बोधक, इसकी परिभाषा याद करनी है दोस्तों। परिभाषा के अलावा कुछ भी याद नहीं करना, बस एक उदाहरण याद कर लेना, एक सेंटेंस याद कर लेना। कोई सा भी जिनमें से जिस अव्यय का उदाहरण आपको याद हो जाए उसी को याद कर लेना। आगे आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ अथवा में कौन सा अव्यय है या फिर परंतु में कौन सा अव्यय, नहीं पूछेगा दोस्तों। इसकी मेरे को अनुभव है इतना कि ये यहाँ से प्रश्न आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको याद करनी केवल परिभाषाएं। यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर हम।
तीसरा आपका संबंध बोधक अव्यय है। तीसरे अव्यय की हम बात करने जा रहे हैं। तीसरा संबंध बोधक अव्यय, जो क्या करेगा, वाक्य में क्रिया शब्दों के साथ अन्य शब्दों के संबंध होने का ज्ञान कराएगा। तीसरा क्या नाम है, संबंध बोधक अव्यय। वे शब्द जो वाक्य में, वे शब्द जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ क्रिया शब्दों का संबंध बताते हैं। बस इतना से याद करना है, इसके आगे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे कुछ भी। इसके बाद चौथे की भी परिभाषा, केवल दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक की केवल डेफिनेशन याद करनी, उदाहरणों की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। इसमें विस्मयादि बोधक मैं आपको बता दूं, विस्मयादि बोधक और बता देता हूं आपको, वे शब्द बोधक अव्यय, वे शब्द जिनके द्वारा विस्मय, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। बस दोस्तों इतना याद करना है, इसके आगे कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपसे उदाहरण नहीं पूछेगा, इसमें आपको याद होगा ओहो अरे इस तरह के जो शब्द आते हैं वो होते हैं, लेकिन उनकी कोई जरूरत आपको नहीं है। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। संबंध बोधक अव्यय के वे शब्द जो वाक्य में क्रिया शब्दों का अन्य शब्दों के साथ क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक वे शब्द होते हैं जो विस्मय, आश्चर्य, घृणा, ईर्ष्या, शोक, इन चीजों का भाव प्रकट करते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे इसमें दिया हुआ है आपके कोर्स के अंदर कि पदों का जो वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार किया जाता है। पदों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो मैं आपको पहले पदों के वर्गीकरण का एक डायग्राम बना देता हूँ, फिर एक एक करके हम उनको पढ़ लेंगे। तो पदों का वर्गीकरण किया गया है 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। सबसे पहला जो है वो है अर्थ के आधार पर। दूसरा आपका है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा आपका है उत्पत्ति के आधार पर। चौथा आपका है ध्वनि के आधार पर। और पांचवा आपका है रूप परिवर्तन के आधार पर। ये आपके 5 प्रकार के जो है पद होते हैं, मैं इनके बारे में आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर पद होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। फिर निरर्थक शब्दों का हिंदी व्याकरण में या व्याकरण में किसी भी प्रकार के में कोई स्थान नहीं होने के कारण निरर्थक शब्दों को हम यहाँ पर मान्य नहीं करेंगे। अब बचे आपके सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द जो होते हैं उन इसके भेद किए गए हैं 3। कितने किए गए हैं? 3। कौन कौन से किए गए हैं? देखिए, सबसे पहला है वाचक शब्द,
दूसरा है लक्षक शब्द और तीसरा है व्यंजक शब्द। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द बताए गए हैं आपके 3 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक शब्द और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार के शब्द। यदि हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द बताए गए हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और अगला है विदेशज शब्द। ध्वनि के आधार पर शब्दों की यदि हम बात करें तो ध्वनि के आधार पर शब्द बताए गए हैं 2 प्रकार के। पहला शब्द है वर्णात्मक और दूसरा है ध्वन्यात्मक। रूप परिवर्तन के आधार पर यदि शब्दों की बात करें तो ये भी बताए गए हैं आपके 2 प्रकार के। सबसे पहला विकारी और दूसरा अविकारी। ये आपके पदों का वर्गीकरण है। इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से आने की संभावना है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताने 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। यदि सार्थक शब्द के भेद पूछे जाए तो बताने 3, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इनकी डेफिनेशन आपकी परीक्षा में नहीं आएगी, हाँ इसकी आ सकती है। तो सिंपल सी परिभाषा है, नाम क्या है, सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। तो परिभाषा बना लीजिए, वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों की यदि बात की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ शब्द की यदि बात करें हम तो रूढ़ शब्द की परिभाषा की बात करें तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, अर्थात जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके अंदर आपके जो छोटे छोटे शब्द हैं जो 2 अक्षरों से मिलकर बने, अधिकतर, मैं ये नहीं कहूंगा कि 3 वाले नहीं आएंगे, 4 वाले नहीं आएंगे, बट जो अधिकतर 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं वो शब्द इसके अंदर आते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, उन्हें हम कहेंगे रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। आपके जो स्वर संधि है उसके अंतर्गत जितने भी उदाहरण आते हैं उन सबको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो क्योंकि वो सबके सब यौगिक शब्द है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों के योग से तो बनते हैं, साथ ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ के नाम से जानते हैं। जैसे आपके बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सबके सब इसके अंतर्गत आते हैं। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सबके सब शब्द, सारे के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर यदि हम शब्दों की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हैं और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। परिभाषा बोलेंगे, संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरे जैसे इसमें संस्कृत के आ जाएंगे नेत्र, कर्ण, पद, हस्त, ठीक है, ये सारे के सारे तत्सम है। नेक्स्ट की बात करेंगे तद्भव शब्द। तद्भव कौन से होते हैं, संस्कृत के शब्दों का बदला हुआ रूप, ये संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे हमने अभी बोला नेत्र, तो नेत्र का होता है आंख, हमने बोला कर्ण तो कर्ण का होता है कान, हमने बोला पद, पद का होता है पैर, हमने बोला हस्त तो हस्त का होता है हाथ। तो ये जो शब्द मैंने इनके परिवर्तन किए ये सबके सब क्या है, आपके तद्भव शब्द है। नेक्स्ट हम देशज की बात करें तो देशज शब्द वे होते हैं जिनका मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार उद्भव कर लेता है, अपनी आवश्यकता अनुसार निर्माण कर लेता है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। आपको ध्यान होगा दोस्तों, हम जो घर पर शब्द बोलते हैं ना, डोकरा, छोरा, छोरी, इस तरह के, लोटा नहीं है फ्रेंड्स, सॉरी, डागड़ा, छत को बोलते हैं डागड़ा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द होते हैं। जैसे तालाब होता है, तालाब को बोलते हैं डाबरा, तो ये शब्द आपके देशज है। विदेशज शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं के और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपके अरबी फारसी के जितने भी शब्द आते हैं ना, अरबी फारसी के उपसर्ग से बनने वाले जितने भी शब्द आते हैं वो सबके सब क्या है, विदेशज शब्द है। सबके सब क्या है, विदेशज शब्द है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ये याद करना है कि ध्वनि के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कोई मतलब नहीं है कि वर्णों के आधार पर और ध्वनि के आधार पर, ठीक है। जो वर्ण जिनके खंड नहीं कर सकते, जो जिनमें अन्य वर्णों का योग, अन्य शब्दों का योग नहीं किया जाता वो वर्णात्मक होते हैं, बट इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल इतना याद करना है कि ध्वनि के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वर्णात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, इनको हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये पदभेद कंप्लीट होता है कि डेफिनेशंस मैं आपको एक बार अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक आप इन्हें पढ़ें, अच्छे से देखें वीडियो को। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें। अन्य लोगों ने, जिन्होंने आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं 10th क्लास में
जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आने वाले समय में, अभी तो मैं केवल 10th क्लास पर ही फोकस कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में आपका नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट होगा उस सेशन में मैं आपको 6 से 12 तक की कंप्लीट क्लास अवेलेबल यहाँ पर करवा दूंगा हिंदी व्याकरण की। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए लेता हूँ सबसे अलविदा, नमस्ते, बाय बाय। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।